हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास शो प्रभु से खास बात। प्रभु से खास बात में एवरी सैटरडे 12 नून 12 बजे हाजिर होते हैं आपको अवेयर और एजुकेट करने के लिए। तो आज भी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए जो हर एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एक्सपर्ट इस विषय के और रिफॉर्मिस्ट जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद अफजल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा अवेयर और एजुकेट करने के लिए मोहम्मद अफजल साहब हमारे इस प्लेटफॉर्म महासेवा के इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि अवेयर एजुकेट करें। तो आज भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा प्रभु से खास बात का एपिसोड नंबर 238 है, तो जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। टॉपिक है हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजिंग कमेटी टू एंड मेंबर्स हाउसिंग सोसाइटी के जो हैं सिंपल मेंबर्स, वो नागरिक, और प्लस मैनेजिंग कमेटी जो सुप्रीम होती है सोसाइटी के लिए। तो वो सुप्रीम में कभी कभी गुमान हो जाता है उनको, तो वो कुछ डिसीजन कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर डीजीआर, कोऑपरेटिव कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो वो ना जाए और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे एज पर रूल्स आप करें दूर, मैनेजिंग कमेटी हो या एक सामान्य मेंबर के क्या राइट्स है। हम दोनों को इक्वल, मोहम्मद साहब दोनों को इक्वलिटी बताएंगे कि मैनेजिंग कमेटी का अपना क्या राइट्स है और कैसे वो यूज़ कर सकती है या अनयूज़ करती है। तो वो दोनों एग्जांपल भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि हाउसिंग सोसाइटी की जो सिंपल मेंबर है उस सिंपल मेंबर की क्या पावर है, उनके भी पावर, वो राइट्स क्या है उनका, वो भी बताएंगे। और किस तरह के मुंबई और महाराष्ट्र की बात करेंगे सर, 1.5 लाख हाउसिंग सोसाइटी से ऊपर सोसाइटी है महाराष्ट्र भर में, और उन सोसाइटियों में जो इश्यूज़ होते हैं वो कोऑपरेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं आजकल की, कुछ खुन्नस की वजह से, कुछ अपने ईगो की वजह से वो मैनेजिंग कमेटी अपना अपना निर्णय ले लेती है और बहुत लोगों को गुजरना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट नहीं होता लोगों को, लेकिन जब भी वो उनको सहना पड़ता है। तो इस विषय पर हम आगे जानते हैं खुद मोहम्मद अफजल साहब से कि मोहम्मद अफजल साहब ये जो इश्यूज़ है, ये तो पहले जैसे आपने पीपीटी भी बनाया तो आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ओवरऑल में एक लेमन को समझाना है कि सामान्य मेंबर जब सामान्य मेंबर्स हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट लेता है तो उसके राइट्स क्या होते हैं और ये इशू से सामना ना करना पड़े दूर से ही। नमस्कार, मैनेजिंग कमेटी को भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना पड़े, ना मेंबर्स को होना पड़े, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट है क्या सर? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसको कहते हैं, इसका अगर हम डायरेक्ट अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, जहाँ पे मैनेजिंग कमेटी एक साइड पे है और दूसरे साइड पे मेंबर है, दोनों को मिलकर सोसाइटी को चलाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मैनेजिंग कमेटी है, ये मेरा मानना है कि 99% उनको लॉ, एक्ट या बाई लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, और जो आम मेंबर है वो उसको तो बिल्कुल नॉलेज रहता नहीं है। तो क्या हो जाता है कि मैनेजिंग कमेटी अक्सर पाया गया है कि वो अपनी मनमानी करती है, जैसा कि दे ओन द सोसाइटी, जबकि उनका जो दायित्व है वो है टू रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सबसे पहला जो उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कि भाई हम ये एक ऑनररी जॉब है और हम अपनी मनमानी जैसे भी हम चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। क्यों कि जब आप कॉन्टेस्ट करते हैं, आप लोगों के बीच में जाके आप वोट मांगते हैं, तो आप अपने सर्विसेज को खुद आगे रह के लोगों को देने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये अगर आप सोचें कि अगर लोग आपको वोट करें तो क्यों करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई आप शांतिपूर्वक ये सोसाइटी को चलाए, डे टू डे अफेयर्स को चलाए और किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट ये जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल उल्टा है। मैनेजिंग कमेटी समझती है कि भाई हम पूरे सोसाइटी के बॉस हैं, हम मनमानी करते रहेंगे और लोग सहते रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, तो वो जब मैनेजिंग कमेटी के सामने जाते हैं तो उनको सही ढंग से उनको अपने इश्यूज़ को पेश करने आता नहीं है, जिसके वजह से वो
उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए या उनका जो एग्रेसिव नेचर देख लीजिए, बिहेवियर देख लीजिए टुवर्ड्स द मैनेजिंग कमेटी, तो क्या हो जाता है, ये दोनों तरफा जो है ये एक गुस्से को प्रवोक करता है और जिसके वजह से क्लैश होता है। क्लैश होने के वजह से ईगो आता है और ईगो आने के बाद जो मेन मुद्दा है वो प्लेटफॉर्म से हट जाता है और मैनेजिंग कमेटी और मेंबर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पर्सनल खुन्नस, बिल्कुल पर्सनल खुन्नस, बिल्कुल। तो अब पेश करते हैं, सर ने, मोहम्मद अफजल साहब ने इस पर पीपीटी भी बनाई है और इनका मानना है और आप सभी का मानना एक्सेप्ट करेंगे कि लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ फॉलोड बाय द ईगो, मतलब ईगो भी रहता रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स। तो ये सर को मैं चाहूँगा कि पीपीटी जो पेश करें ताकि हम आगे लोगों को, और ये पीपीटी आपकी रिक्वायरमेंट से यदि चाहिए आपको पीपीटी तो हम इसको आपको व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भेज भी सकता हूँ आपको। मैं लास्ट में अपना नंबर भी शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल है आपका ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स। यस सर। देखिए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लॉ फॉलोड बाय ईगर hampers relationship between the managing committee and the normal members। क्या हमने अपने आप को सवाल किया है कि ये जो मसले हैं मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के सामने, इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं? लेट मी ट्राई एंड डिकोड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजिंग कमेटी एंड द मेंबर्स। जब कोई भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है तो जो ऑपोजिट पार्टी होती है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड अल्टीमेटली यू प्रूव योर पॉइंट एंड यू विन। तो द मैनेजिंग कमिटी नीड्स टू एक्सरसाइज देयर पावर्स मोर विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है कि जो मैनेजिंग कमिटी है उनको सबसे पहला तो उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए लॉज के बारे में, एक्ट्स के बारे में और बाईलॉज के बारे में। उनको अपने लिमिटेशंस को समझने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक आगे जा सकते हैं और लोगों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कैसे करें। तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है और उनको इसमें ख़ास तौर पे गौर करना चाहिए। वी हैव गॉट वेरी गुड लॉज बट द पीपल फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो लॉज भले हो मगर आप उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं सही ढंग से और सही टाइम पे, तो वो लॉज का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादा जो खोट है वो हमारे अंदर है। वी आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्व्स। क्यों? वी आर फुल ऑफ एरोगेंस, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर आवर टंग एंड इमोशंस, we are ignorant about the law, there is no check on our body language while we deal with the society related matters and with the managing committee. Managing committee and members both are trying to prove that we know everything. जब आप ये एक बार समझ लें कि आपको सारी जानकारी है तो फिर ये मामला कॉन्फ्लिक्ट के तरफ ही जाता है। थंब रूल है, लूज योर कूल एंड यू लूज द बैटल। तो जब भी आप मैनेजिंग कमेटी के सामने आपका जो इशू लेके जाते हैं तो बहुत तहम्मुल के साथ लीजिए, जाइए, बॉडी लैंग्वेज को संभालिए, अपने ज़बान को संभालिए और अगर आपका जो भी ग्रीवेंस है मेरिट्स पे अगर है तो मैं समझता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी को कोई आपत्ति नहीं होगी उसको दूर करने की। अक्सर हमने देखा है कि मेंबर्स लोग अक्रॉस द कंट्री, चाहे आप मेजर सिटीज़ में ले लीजिए या छोटे जगह ले लीजिए, मेंबर्स को ये शिकायत होती है कि मैं मैनेजिंग कमेटी हमको मतलब डॉक्यूमेंट्स दिखाती नहीं है, हमको इंस्पेक्शन देती नहीं है, कुछ ना कुछ वो हमारे से छुपाती है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ है, कुछ मिसमैनेजमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स दैट मेंबर्स हैव अ राइट टू एक्सेस is as follows:
बायलॉ ऑफ द सोसाइटी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, उसको आप मांग सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मिनट्स ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग्स एंड स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स, वो डिटेल्स आप मांग सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट बोलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलिए, और जो अगले साल का जो बजट जो अपना बताया जाता है उसको भी आप मांग सकते हैं, जिसमें कॉस्ट शीट जो बोलते हैं वो इन्वॉल्व होता है। आप कॉस्ट शीट जब तक आपके सामने नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आगे चल के हमारे यहाँ क्या खर्चे आने वाले हैं, वो आप मांग सकते हैं। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी एनुअल बजट, जो मैंने कहा, कॉस्ट शीट कि अगले साल जो आप एक्सपेंसेस जो करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अंडर व्हाट हेडिंग होना चाहिए, किस किस हेडिंग के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि उसी के पश्चात ही आप ये तय कर पाएंगे कि वेदर आपका जो मेंटेनेंस है उसको रिड्यूस किया जाए या उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद आप सोसाइटी बिल्स जैसे मंथली मेंटेनेंस बिल्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, उनके डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप मांग सकते हैं, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात आती है तो आप लोगों मेंबर्स दूसरे मेंबर्स के पर्सनल फाइल्स को आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये आप जांच कर सकते हैं। वाउचर्स बोलिए, पेमेंट रिसीट बोलिए, वेंडर्स बिल बोलिए और एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलिए, वो सारे चीज़ें आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स हैं एंड सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी वालों का, हाउसकीपिंग वालों का, वेंडर्स का, ये सारे चीज़ें जांच के अंतर्गत आता है। आप उसको बेधड़क होके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मैनेजिंग कमेटी से उसका कॉपी भी मांग सकते हैं आफ्टर पेइंग whatever necessary charges that has been defined। उसके अलावा सोसाइटी के बैंक स्टेटमेंट्स बोलिए, कैश बुक बोलिए, ये आप मांग कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपीज़ अवेल कर सकते हैं। रजिस्टर ऑफ नॉमिनीज़ है, वो आप देख सकते हैं। INJ रजिस्टर है, वो उसकी भी आप मतलब यानी जांच कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड मेंबरशिप अप्रूवल, ये भी आप मैनेजिंग कमेटी से मांग सकते हैं। लीगल नोटिसेस एंड लिटिगेशन रिकॉर्ड्स कि भाई सोसाइटी में कौन से केसेस चल रहे हैं, किसने किया है, किसके खिलाफ किया है और मुद्दा क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप सोसाइटी से ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपीज़ मांग सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी जो आज के तारीख में मैंडेटरी है, उसके डिटेल्स आप मांग सकते हैं। कौन सी कंपनी है जिसको इंश्योरेंस दिया गया है और किस कॉस्ट में दिया गया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आप मांग सकते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ रिपेयर्स एंड मेजर वर्क ऑर्डर्स, तो ये भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने टेंडर के बेसिस पे अगर उन्होंने फ्लोट किया है और कॉन्ट्रैक्टर्स के जो कोटेशंस मंगाए हैं, वो चीज़ों को भी आप जांच कर सकते हैं, उनके कॉपीज़ मांग सकते हैं। रेजोल्यूशंस जो AGM में बोलिए या SGM में पास हुए हैं या मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग्स में पास हुए हैं, वो भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं। एज पर बायलॉ नंबर 23 and 172, members are allowed to inspect books of accounts and take copies after paying nominal copying fees as allowed by the society. Is the managing committee often holding the documents? ये अक्सर लोगों की शिकायत है कि भाई हम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और मैनेजिंग कमेटी देने से रही, वो ना देती है और ना वो दिखाती है। तो कहने का मतलब ये है कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्यों वो अपना अपहोल्ड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सोसाइटी फंक्शनिंग में
lack of awareness about legal obligation. मैनेजिंग कमेटी ज़बरदस्ती आपको डॉक्यूमेंट्स देने से परे है। तो वो क्यों करती है? क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल ऑब्लिगेशंस है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है। वो हुआ फियर ऑफ एक्सपोजर ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इर्रेगुलरिटीज़। उनको ये डर है कि भाई उन्होंने कुछ मिसमैनेजमेंट किया हो या इर्रेगुलरिटीज़ की हो, वो लोगों के सामने ना आए, इसीलिए वो दिखाना नहीं चाहते हैं। ब्लैक वाउचर्स, अभी बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपके यहाँ टैंकर्स आते हैं, एक टैंकर आया और आपने वाउचर बनाया 10 टैंकर का, और ऐसा भी हमने पाया है कि ब्लैंक वाउचर्स को भी साइन किया गया है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, वो लोगों तक नहीं पहुँचे, इसीलिए मैनेजिंग कमेटी कतराती है आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। उसके अलावा जो पर्सनल ईगो है या उनके मैनेजिंग कमेटी ग्रुपिज्म जिसको बोलते हैं, उनका आपस में जो सांठ-गांठ है, तो क्या हो जाता है, दे डोंट वांट टू शेयर द पावर, और वो डिसेंडिंग मेंबर का के खिलाफ बहुत सख्त उनके खिलाफ है कि भाई हम कोई भी चीज़ करेंगे तो ये हमें मतलब ऑब्जेक्शन रेस करेगा। अच्छा। तो हमें इनको कुछ दिखाना नहीं है, इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, और ये हमारी मनमानी चलेगी क्योंकि हम पावर में हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है और मैनेजिंग कमेटी को अपने आप में एक सुधार लाना ज़रूरी है खुद ही। देयर इज़ नो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, सम रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट और मिसिंग। ये भी एक वजह है जिसके वजह से डॉक्यूमेंट्स मेंबर्स के साथ में मैनेजिंग कमेटी कतराती है शेयर करने के लिए। उसके बाद देयर इज़ अ फियर ऑफ लीगल ट्रबल, कि भाई सामने वाला थोड़ा जानकार है, पढ़ा लिखा है, उसको लॉस के बारे में मालूम है, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिया उनको तो वो उसका पोस्टमार्टम करके वो हमारे खिलाफ काम करेंगे, या हमारे खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट बोलिए या कोऑपरेटिव कोर्ट बोलिए या डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलिए, उनके यहाँ पे केस दायर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फियर है इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। आप मैनेजिंग कमेटी है, आपका ये दायित्व होता है, आपको लोगों ने वोट किया है टू रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, और आप अगर यदि ये नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मामला पुलिस तक जाएगा, मामला डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक जाएगा, मामला कोऑपरेटिव कोर्ट तक जाएगा और कंज्यूमर कोर्ट तक जाएगा। तो ये कारण जितने जो मैंने बताया है, ये मैनेजिंग कमेटी को पूरी तरीके से रोकते हैं टू शेयर द डॉक्यूमेंट विद द नॉर्मल मेंबर्स। मेंबर्स जो हैं वो कंप्लेन कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? मेंबर्स approach the deputy registrar under 77A, section 77A, 79 section 82(4) जो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन रिकॉर्ड के बारे में कहते हैं, 89A एक्सेट्रा। मेंबर्स कैन गो अप्रोच द कोऑपरेटिव कोर्ट अंडर सेक्शन 91 ऑफ द MCS एक्ट। आप देखेंगे, अगर बायलॉज देखेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि पुलिस के अंतर्गत कौन से इश्यूज आते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अंडर कौन से इश्यूज आते हैं, और कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं। अब जैसे ये एक मिथ है कि भाई हम RTI करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मगर मैं आपको बताऊं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज़ अ प्राइवेट बॉडी और उनके ऊपर RTI लागू नहीं होता है, बट उनको जो रेगुलेट करते हैं तो रेगुलेटरी बॉडी है, उनके ऊपर आप RTI दायर कर सकते हैं। जैसे कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलिए, आप SRA के वहाँ पर भी आप RTI लगा सकते हैं, आप MHADA में भी आप RTI लगा सकते हैं, और ये उनका दायित्व हो जाता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दीज कंप्लेंट्स आर टिपिकली रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑडिट नॉन कंप्लायंस
सेक्शन 81 और 82 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको ऑडिट के सारे चीज़ें आपको कंप्लाई करने हैं, और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो यू कैन अप्रोच द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। नॉट होल्डिंग इलेक्शन, हमने कई बार ऐसा देखा है कि आपका जो मैनेजिंग कमेटी का जो टर्म, उनको 6 महीने पहले से ही उसके प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, मगर क्योंकि उनको जानकारी नहीं होने के वजह से या कोई और रीज़न होने के वजह से वो क्या करते हैं, उनका टर्म ख़त्म हो जाता है, तब भी वो इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हमने ऐसे भी सोसाइटी देखे जो 1-1 साल तक, 2-2 साल तक उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होल्ड किया। तो ये अपने आप में एक बहुत इलीगल है, और डेप्यूटी रजिस्टर विल डेफिनेटली टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, और नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन बाय द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ सोसाइटी फंड, देखिए अभी कैसा होता है कि ये एक आम देखा गया है कि मेंबर्स लोग कहते हैं कि भाई मैनेजिंग कमेटी तो चोर है, मैनेजिंग कमेटी का ये मेंबर काम नहीं कर रहा है, या ये मतलब यानी ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं, मगर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव। और जब तक ये प्रूफ नहीं होता है, जब तक आप एविडेंसेस नहीं दोगे तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो मैनेजिंग कमेटी पे, मेंबर पे, क्योंकि वो डेफेमेशन का केस बन जाता है। बट आप डेफिनेटली ऑडिट करवा सकते हो, री ऑडिट करवा सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में। हाँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस के थ्रू री ऑडिट हाँ, री ऑडिट करवा सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट को आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है, सर्टन फीस उनको भरनी पड़ती है, और फिर वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा कि भाई आप री ऑडिट करवाइए। आप 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं, तो ये आप करवा सकते हैं। करंट ईयर का जो ऑडिट होता है उसमें कैसा होता है कि इट इज़ वेरी सिंपल कि आपने मतलब यानी ये आपके पास मेंटेनेंस आया, ये आपके खर्चे हैं, आपने किया, मगर ऑडिटर का काम होता है कि भाई डीप में जाना और उसके अंदर जो बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, रिसीट्स हैं, वो सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जांच करके अपने रिपोर्ट को मैनेजिंग कमेटी के सामने लाना। अगर उनके ऑडिट में कुछ गड़बड़ी है तो जो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो हम कहते हैं इन फॉर्म नंबर O, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपको मतलब मैंने भर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। इसमें फॉर्म O है, फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 28 है। ये सारे चीज़ें आपको मैंडेटरी है, और ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी कि आप उनको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ पे इसको फाइल करें, और इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर है, वहाँ पर भी ये फाइल आपका आगे जाता है। तो देर आर 2 चेक्स एंड बैलेंसेस। अच्छा, 2 जगह चेक होती है, एक तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है और एक डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर जिसको हम DSA कहते हैं, ऑफ योर ज्यूरिडिक्शन। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। टिपिकल जो कंप्लेंट्स होती हैं अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी इज़ दैट दे आर नॉट इशूइंग NOC और डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्लैट सेल। डिनाइल, दे ऑल्सो डिनाई एक्सेस टू मिनट्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, और जो भी रजिस्टर बोलिए, INJ रजिस्टर बोलिए और मेंबरशिप रजिस्टर बोलिए, जो भी बोलिए आप, वो सब चीज़ देने से वो परे हैं, और जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और ये मामला पुलिस में जाता है, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाता है। ये PPT के पश्चात मैं आपको लाइव उदाहरण दूंगा। अच्छा, जिसके बारे में आपको पूरा सही तरीके से समझ में आएगा कि क्यों ये नेसेसरी है कि दोनों मिलजुल के काम करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए और सोसाइटी को सही ढंग से चलाएं। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस
बाय द मैनेजिंग कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत सोसाइटीज़ में आज एक नॉर्म बन गया है कि यू हैव दैट माई गेट ऐप है, आपका अपना कॉम्प्लेक्स है, वो एक ऐप है। वो सोसाइटी उनको इंगेज करती है, वो जो वेबसाइट मेंटेन करते हैं वो सारे चीज़ें कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि आपके नोटिसेस हैं या मेंबर से कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो अपने वेबसाइट में उनका एक सेपरेट नोटिस का सेक्शन है। उसके अलावा हाउसकीपिंग का देखरेख है, मेंबर्स के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो सारे चीज़ें वो हैंडल करते हैं। और ये सारी चीज़ें माई गेट और ये अपना कॉम्प्लेक्स बहुत आम हो गई है और हर मेंबर हर सोसाइटी को इनको अपॉइंट करते हुए डे टू डे अफेयर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी कि वो फेडरेशन का मेंबरशिप लें। ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ हमने देखे हैं जहाँ पे उनको मालूम ही नहीं है कि भाई हमें मेंबरशिप लेना है। एज पर बायलॉ फेडरेशन का मेंबर होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है। उसके अलावा अलाउ मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑन यानी आप समझ लीजिए मंथली बेसिस पे बोलिए या फोर्टनाइटली बेसिस पे बोलिए, ताकि क्या हो कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप अगर मेंबर को डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से रोकते हो तो वो एंजाइटी उनकी बढ़ती है। ये मेरा तजुर्बा रहा है कि अगर आप इंस्पेक्शंस को आम कर देंगे तो 99% आप देखेंगे मामला रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएगा, बराबर, कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के पास आज टाइम नहीं है। जब कोई आप कंप्लेन करते हो, ये सिविल अपना कोऑपरेटिव कोर्ट बोलिए या डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलिए, इट गोज़ ऑन फॉर मंथ्स और कई साल तक ये चलता है। तो यहाँ पर यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, योर मनी, योर एनर्जी, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इट इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। और दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे को हावी होने के लिए मतलब इन्हें उत्साहित रहते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ओपन कर दें तो मेरे ख्याल से किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और सोसाइटी कैन रन वेरी वेरी स्मूथली। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मेंबर्स लोग क्या करते हैं, अगर वो फ्री हैं तो वो लेटर मैनेजिंग कमेटी को सबमिट करते हैं विद देयर ग्रीवेंसेस। अब वो ग्रीवेंसेस क्या होता है, वो एक फिल्म का स्क्रिप्ट जैसा होता है, बिकॉज दे गो ऑन एंड ऑन। तो आपको जब भी आप डिसाइड करें कि आपका कोई इशू है, आपका कोई ग्रीवेंस है, तो बहुत संक्षेप में आप मैनेजिंग कमेटी को ईमेल के द्वारा या हार्ड कॉपी के द्वारा आप सबमिट करें। और मैं समझता हूँ कि ये मैनेजिंग कमेटी का दायित्व हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, वो आपके दरवाजे पे आए थे वोट मांगने के लिए, तो वो आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो कोई कंप्लेन रिसीव होता है तो उसका 15 दिन के अंदर रिप्लाई दे दे। ठीक है। इसके अलावा मेंटेन प्रॉपर फाइलिंग एंड बैकअप्स। आज कंप्यूटर का ज़माना है, आप कंप्यूटर पे भी आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। और आप क्या है कि आपने जो मैनेजर रखा है आप उसको सही ढंग से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं वो मैनेजिंग कमेटी के सामने रखें, भले ही वो मैनेजिंग कमेटी हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बैठती हो, बट मेंबर्स के नोटिस में मैनेजर को लाना ज़रूरी है। और ये मैनेजिंग कमेटी का दायित्व हो जाता है कि उस कंप्लेन को देखें, गौर करें और उसका सल्यूशन निकाल के मेंबर को पेश करें। इसके अलावा बी ट्रांसपेरेंट इन टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हो जाता है,
हमने ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ को देखा है कि उन्होंने क्या किया है, एक कंपनी है, मेन कंपनी है, उसने 2-3 कंपनीज़ को खड़े किया है और वो आपस में ही मतलब यानी अलग अलग लेटर हेड के अंतर्गत वो टेंडर भरते हैं और वो आपको कोटेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, दे शुड टेक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और सही ढंग से, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो आप प्रॉपर तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट्स भरें और कॉल करें टेंडर्स को और एसडीएम बुला के लोगों के सामने वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करें। यहाँ पर भी कैसा होता है कि जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो फाइनेंशियल पार्ट पहले होता है और फिर टेक्निकल पार्ट होता है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए और अगर मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं समझता हूँ सोसाइटी बहुत स्मूथ तरीके से चल सकती है। अमूमन मैनेजिंग कमेटी समझती है कि भाई जनरल बॉडी इज़ सुप्रीम। हमने चलो मान लिया कि जनरल बॉडी सुप्रीम है, मगर while the general body of a cooperative housing society is indeed the supreme authority in the matter of policy and decision making, but they cannot pass an illegal resolution contrary to the law. तो यहाँ पर सर्टेन चीज़ें पैरामीटर्स हैं जो मैनेजिंग कमेटी को ध्यान रखना है। दे के नॉट पास any illegal resolution contrary to the MCS Act or rule, and they cannot go beyond the law. ठीक है, okay. Now in violation of, they cannot act anything in violation of the bylaw. They cannot act against constitutional provisions of fundamental rights of the members. तो ये चीज़ें हैं जो मैनेजिंग कमेटी को समझनी चाहिए, जो आज के तारीख में मिसिंग हैं। वो समझते हैं कि दे आर सुप्रीम एंड वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं। दे आर नॉट अबव द लॉ। दे ऑल्सो हैव टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आपको मेंबर्स का भी ख्याल रखना है कि उनके साथ में कोई इनजस्टिस ना हो। क्योंकि सीनियर सिटीजन भी है मेंबर्स में, हाँ, और वो अपने सारी ज़िंदगी की पूंजी वो फ्लैट लेने में लगाते हैं और अगर उनके सामने कोई दिक्कत आता है, भले ही उनको ढंग नहीं मालूम है कि भाई किस तरीके से मैनेजिंग कमेटी के सामने उनके ग्रीवेंसेस को पेश करें, बट मैनेजिंग कमेटी को यहाँ पर समझना चाहिए उनका जो मूल मुद्दा है उसको पकड़ के उनके समाधान का कार्य उनको करना है। बहुत सारे आप देखेंगे कि मैनेजिंग कमेटी जो अपनी मनमानी करती है, उसका मैं एक चंद उदाहरण आपको दूंगा, जैसे कि बैनिंग पेट्स और डॉग्स फीडिंग इन द सोसाइटी। अभी अक्सर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे दो पक्ष हैं। जो मैनेजिंग कमेटी है वो डॉग्स को या पेट्स को लिफ्ट में जाने से रोक नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के काफ़ी जजमेंट्स हैं, मगर वो रोकते भी हैं। कुछ मेंबर्स जो डॉग लवर्स नहीं है, जो पेट लवर्स नहीं है, वो भी इस किस्म की हरकत करते हैं, जबकि इट वायलेट्स द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके गाइडलाइंस को वायलेट करता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है एनिमल राइट्स का उल्लंघन होता है और इसके ऊपर जो कानून है बहुत स्ट्रिंजेंट है, आपके ऊपर तुरंत एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा चार्जिंग हायर मेंटेनेंस टू टेनेंट्स देन ओनर्स, दिस अगेन इज illegal, invalid. It violates the bylaw and the consumer law. Denial of NOC without valid reason. This is another form of, जैसे कि हम कहते हैं कि members को परेशान करने के लिए, जो arbitrarily है और जो illegal है, तो मैनेजिंग कमेटी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा
रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स और मीटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्टनाइटली हो या मंथली हो, आप जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, आप मेंबर्स के सामने ओपन रखिए। मेंबर्स ऑफिस में आके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये अगर ओपननेस होगा तो यहाँ पर बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा मैनेजिंग कमेटी एक्सटेंड्स इट्स ओन टर्म विदाउट इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका टर्म एक्सपायर होने से 6 महीने पहले से मैनेजिंग कमेटी को इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। मगर कई बार हमने देखा है कि 6 महीने बोलो, साल भर बोलो, 2 साल बोलो, 5 साल बोलो, मैनेजिंग कमेटी विदाउट वैलिडिटी कंटिन्यू करती है, और मतलब यानी इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करती विदाउट इलेक्शन। तो ये भी एक ग्रॉस वायलेशन है, जिनको मतलब मैनेजिंग कमेटी दंडित हो सकती है। जनरल बॉडी ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर विदाउट ऑडिट और टेंडर, ये भी इनवैलिड है, बिकॉज इट इज़ अ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। और जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि जो अगले साल का जो बजट होता है, तो एजीएम में क्या होता है कि बजट तो फिगर तो बता देते हैं, मगर मैनेजिंग कमेटी कॉस्ट शीट जो है वो मेंबर्स के सामने दिखाती नहीं है। तो मेंबर्स को पता नहीं चलता है कि भाई आप जो हमें मेंटेनेंस बढ़ा के जो लेने वाले हो, तो ये जो कॉस्ट शीट का जो अपना नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल बजट है, कौन से हेडिंग हैं और कौन से हेडिंग के अंदर आप कितना चार्ज करोगे। देयर हैव बीन सेवरल जजमेंट्स जहाँ पे ये हमने सिद्ध किया है कि ऑल्दो द जनरल बॉडी इज़ अ सुप्रीम बॉडी, बट इट इज़ नॉट अबव द लॉ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स के भी जजमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल जजमेंट्स है। तो मैनेजिंग कमिटी आर कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द सोसाइटी। They cannot override the law by way of majority of the vote. तो ये चीज़ को मैनेजिंग कमेटी ख़ास तौर पे इनको समझने की ज़रूरत है, और अपनी मनमानी को मतलब इन्हें काबू में रख के, और लॉ के हिसाब से, बाय लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से आप अपने जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी है आपको फॉलो करना है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या हो जाता है कि आज इतने साल हो गए राइट टू इंफॉर्मेशन आके, मगर आज भी लोग इग्नोरेंट हैं। मेंबर्स को मालूम नहीं है कि भाई कहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है, किस चीज़ के लिए लगानी है, वेदर वो पब्लिक अथॉरिटी है, वेदर वो प्राइवेट बॉडी है। तो यहाँ पर मैं मेंबर की सहूलत के लिए कहूँगा कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी, और यहाँ पर आरटीआई लागू नहीं होता है, बट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं आप वहाँ पर आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलेट करता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, और कमिश्नर जो बोलिए, कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन। यहाँ पर आप आरटीआई लगा के आप अपना जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो लेजिटिमेट हो वो आप मांग सकते हैं, वो आपका हक बनता है, और मैनेजिंग कमेटी को वो आपको सादर करना पड़ेगा थ्रू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का दायित्व बन जाता है कि वो सोसाइटी को लिखे कि भाई ये पर्टिकुलर लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स है, ये आप मेंबर को दीजिए, और उनको देने के पश्चात हमें भी इन्फॉर्म करिए कि आपने ये सादर किया है। तो ये सारे चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रन द सोसाइटी एज ऑन द डे टू डे बेसिस। ऑलवेज रिमेंबर, विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएट अप्रोच टैक्टिक्स, positive results can be arrived at, and I'm sure 100%. Thank you. तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बहुत अच्छा पीपीटी आपने प्रेजेंट्स किया मोहम्मद अफजल साहब। तो हम थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ सवाल जवाब और डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो हम बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट लेके आए हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी और मैनेजिंग कमेटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उलझनें होती है, अड़चनें होती है, वो अड़चनें ना हो, इसलिए आपको ये पीपीटी प्रेजेंट किया मोहम्मद अफजल साहब ने, और आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब भी बात करेंगे। मैनेजिंग कमेटी में देखा गया अक्सर कि जो पहले के टाइम, आज से 15 ईयर्स पहले जाएंगे मुंबई में या आसपास जहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटी होती थी, वहाँ पे एक 15 साल पहले सिर्फ मेंबर, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कौन रहते थे, पदाधिकारी कौन होते थे, ट्रेजरर, चेयरमैन, सीनियर सिटीजन जी। और अब वो बदलाव आ रहा है, कुछ यंग भी आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये यंग में ही सोच है कि हम क्यों जाएँ, इसमें बुराई मिलेगी, इसमें ऐसा मिलेगा और इसमें कुछ मिलता नहीं जी। तो मतलब इस तरह की सोच है। तो ये देखेगा कौन सर, मतलब जब पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग इसमें मैनेजिंग कमेटी में आएंगे नहीं, तो उसका कॉर्पोरेशन का, उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का भला कैसे होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ये इशूज़ नहीं हो, तो लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए। देखिए, मैनेजिंग कमेटी जो है, जब वो इलेक्ट होके आती हैं तो ये उनको एक मिथ है कि भाई हम फाइनल अथॉरिटी है, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे आगे कोई आना नहीं चाहिए। डिसेंडिंग मेंबर को वो बहुत दूर रखने की कोशिश करते हैं, ना कि वो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करें, सॉल्व करने की कोशिश करें और प्यार मोहब्बत से उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। तो जब ये क्या हो जाता है कि जब आप समझते हैं कि यू नो एवरीथिंग, देन द मैटर एंड्स ओवर देयर। फिर आपका ईगो सेट इन होता है और फिर आप उल्टे उल्टे हरकतें करते हैं, जिसके वजह से ये मैटर पुलिस में भी जाता है, ये मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जाता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स अगर दोनों आपस में मिल के लॉ को समझते हुए अगर अपने सॉल्यूशंस को का मतलब इन्हें प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश करें, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जो ऑफिस है वहाँ पर एक भी कंप्लेन नहीं जाएगा। बराबर। तो वो भी सुख से रहेंगे, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है और मैनेजिंग कमेटी जो है वो अपना सही ढंग से अपना अंजाम अपने काम को दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें बहुत बेहतर काम करते हैं सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के लोग। तो ऐसे अच्छे लोग आएंगे तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई इश्यूज़ नहीं होगा और एक हाउसिंग सोसाइटी अच्छे से संचालित हो सकती। इस तरह का माहौल होगा, कॉपरेशन का माहौल होगा, एक दूसरे के सौहार्द भाव, एक भाईचारे का जो माहौल होता है कॉपरेशन का, वो माहौल होना चाहिए। क्योंकि नाम भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि वर्ड ही वो है, एक हमारे संविधान में दिया है। तो वर्ड का मतलब ही है कॉपरेशन। कॉपरेशन नदारत नहीं रहना चाहिए, कॉपरेशन रहना चाहिए। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका विपरीत हो रहा है। हाँ, विपरीत हो रहा है मैक्सिमम सोसाइटी। लोग बातें नहीं करते हैं, लोग आपस में जरा सा खुन्नस लेके वो घर तक पहुंच जाती बातें, पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है, कोर्ट्स में जाती है। तो वो ना जाए, ताकि हाउसिंग सोसाइटी का माहौल एक हेल्थी रहे। आप जहाँ रहते हो, आप जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप जहाँ पे रोजगार, आप जॉब रोज आते जाते हो, वो आपका घर है और घर बड़ा पवित्र होता है। वहाँ पे आसपास आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स हैं जी, लाइक रिलेटिव्स, क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो तो दूर बाद में आएंगे, लेकिन वो लोग ही आपस में पहले आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मनमानी जो होती है मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कि भाई शिफ्टिंग चार्जेस लगा दिया या डोनेशंस, आप देखेंगे कई सारे केसेस वार्डन रोड साइड के, अल्टामाउंट रोड साइड के हैं कि जो ट्रांसफ़र फ़ी है 25,000 रुपये होते हैं, मगर वो 1-1 करोड़ रुपया भी लेते हैं। समझे, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट तक गए हैं। एज़ पर लॉ आप 25,000 रुपये से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते हैं। आप समझे, आप प्रीमियम जो है इन एक्सेस ऑफ 25,000 आप अंडर द हेडिंग ऑफ वॉलंटरी डोनेशन वो भी आप नहीं चार्ज कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ और जो चीज़ आपको मैनेजिंग कमेटी को समझने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, आप देखेंगे कि सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम क्या है, पेट्स को लेके प्रॉब्लम है, टेनेंट्स को लेके प्रॉब्लम है। आप टेनेंट्स को आप कोई भी चीज़ मेंबर पे लागू नहीं कर सकते हैं बाय सेइंग
कि भाई बैचलर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, या हम मतलब यानी इतने मेंबर्स होने चाहिए। हाँ, देखिए, द लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इज़ बिटवीन द लाइसेंसी एंड द लाइसेंसर। इसके अंदर सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, उनकी एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर क्या हो जाता है कि बैचलर को रख नहीं सकते, तो भाई वो बैचलर अगर पढ़ाई के लिए किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या बाहर के स्टेट से हमारे स्टेट में आ रहे हैं, तो अगर अलाउ नहीं करोगे तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? आप समझे ना। तो इट इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश फैक्ट कि द लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इज़ बिटवीन द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी। इसमें मैनेजिंग कमेटी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। हाँ, मैनेजिंग कमेटी कब इंटरवीन कर सकती है? जब वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, अल्कोहल पी के वो रात को मतलब है ना ये परेशान कर रहे मेंबर्स को परेशान कर रहे हो, ड्रग्स का मामला है या प्रोस्टिट्यूशन है, तब मैनेजिंग कमेटी कैन वेरी वेल इंटरवीन और नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन हाईलाइटेड कि आप किस तरीके से इस चीज़ को, कंप्लेंट को आप एड्रेस कर सकते हो। अदर देन दैट आप मतलब आप किसी मेंबर को किसी टेनेंट को लाने से रोक नहीं सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिस्क्रिशन। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ क्या हो जाता है, एट द सेम टाइम जो मेंबर्स हैं उनको समझना चाहिए कि जो टेनेंट्स वो रख रहे हैं थोड़ा अपने तरफ से भी स्क्रीनिंग कर लें, और स्क्रीनिंग करने के बाद वो आप मैनेजिंग कमेटी के सामने उनका जो भी अपना प्रपोज़ल है सामने रखें। और ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है कि मैनेजिंग कमेटी टेनेंट्स को घर में घुसने से मना करती है। तो आई हैव ऑन मैनी ओकेजन्स 100 नंबर डायल करके उनको अंदर डाला गया है। तो ये चीज़ें हैं जो मैनेजिंग कमेटी समझती नहीं है। उनको उनके तरफ एक लिमिटेशन है, उनको अपने लिमिट्स पे रहना चाहिए। दे के नॉट, जैसे कि हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि ऑल्दो द जनरल बॉडी इज़ द सुप्रीम बॉडी, बट दे कैन नॉट पास एनी इलीगल रेजोल्यूशन कॉन्ट्ररी टू द लॉ। सर, मेजोरिटी कैन नॉट पास इलीगल, एक हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आप ये जो सिटीजन्स है उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मेजोरिटी कैन नॉट पास आरवी इलीगल जो भी कुछ होता है पास वो नहीं कर सकते हैं। राइट। और ये हाई कोर्ट का देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जी, तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, मतलब यानी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मैनेजिंग कमेटी। ये तो एक चीज़ रहा। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस की हम बात करें तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 2001 का जो सर्कुलर है वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आर्डर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का जो है और वो भी हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि लोग समझते हैं कि भाई इट इज़ 10% ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस। नो, इट इज़ नॉट मेंटेनेंस चार्जेस, इट इज़ 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, अभी मैं आपको बताऊं एक केस मैं मतलब मैंने पिछले 17 साल से लड़ रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ अ ओपन एंड शट केस, 2001 का सर्कुलर है गवर्नमेंट की तरफ से कि एनओसी चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस शुड बी 10% ऑफ द सर्विस चार्ज। मेंबर के पास बिल्स हैं, मेंबर ने जो पेमेंट्स किए उसके रिसीट है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। मगर ये तीन चीज़ के बावजूद भी कोऑपरेटिव कोर्ट में पिछले 17 साल से मतलब ये केस चल रहा है। सोसाइटी के तरफ से 5 लॉयर्स चेंज हो चुके हैं। करंट पोजीशन ये है कि सोसाइटी ने अपने जो छठा जो लॉयर था उसको विड्रॉ कर दिया है। और आपका अनुभव है पर्सनल मैं मतलब जो केसेस में लड़ रहा हूँ लोगों के लिए। सर मोहम्मद अफजल साहब ये खुद प्रोफेशनल
एडवोकेट नहीं है कि वो सबके लिए हायर करते हैं, ये खुद के केसेस हैं जो ये लड़ रहे हैं, लोगों के केसेस हैं, लोगों के केसेस है, और आज लोगों के अवेयर और एजुकेशन के लिए सब चीज़ें आपको अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? मैनेजिंग कमेटी को अच्छी तरीके से मालूम है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं ऑफ द सर्विस चार्ज। हाँ, तब भी वो चार्ज करते हैं। मैटर जाता है कोऑपरेटिव कोर्ट में, पहले तो जाता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस इशू करता है सोसाइटी को कि पुटिंग अ स्टे ऑन दैट। जो ऑलरेडी वो ले चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में केस दायर करना पड़ता है, जो मैंने किसी को हेल्प करने के लिए किया था। और पिछले 17 साल से हर महीने मैं कोऑपरेटिव कोर्ट जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी को समझने की ज़रूरत है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दियर ईगो प्रॉब्लम वो केस रजिस्ट्रार तक पहुँचा, वो केस कोऑपरेटिव कोर्ट तक पहुँचा, ये लेवल पे कि जो छठा लॉयर है सोसाइटी के तरफ से वो विड्रॉ कर दिया गया है। और अभी 22 तारीख को अपना हियरिंग है जिसमें एक्स पार्टी डिसीजन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो 17 साल आपने वो 5 लॉयर्स को पैसे भरे, आपने अपने जेब से नहीं भरे, मेंबर्स से लेके भरे। तो ये दिस इज़ अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मिस कैलकुलेशन है। और मतलब यानी जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो, ठीक है। और दूसरे साइड जो पीरियड है वो लॉयर को उन्होंने अपॉइंट किया है। और सर उसके बदले में आप इतना सब तामझाम किए एक साइड, और आपका ही मेंबर था, और आपके मेंबर्स ने आपने मांगा क्या था? डॉक्यूमेंट मांगे थे, बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट नहीं। इसमें कैसा है कि उन्होंने जो लीव एंड लाइसेंस पे रखा है टेनेंट को, उसको 10% नहीं चार्ज करते हुए वो अपने मनमानी करते हुए कुछ भी चार्ज कर रहे थे, ज़्यादा चार्ज। तो एक तो क्या हो गया है कि आपने लीगल लॉयर्स को आपने अपॉइंट किया, 5 लॉयर को अपॉइंट किया, मेंबर्स कंट्रीब्यूट किए वो लॉयर्स के जो फीस को, और अल्टीमेटली आपने लॉयर को विड्रॉ कर दिया। 17 साल तक ये केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आई एम अटेंडिंग। और उसके बाद अल्टीमेटली मुझे मालूम है कि इट्स गोइंग टू बी एन एक्स पार्टी ऑर्डर एंड 100% आई एम गोइंग टू विन। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो रिकवर कोर्ट कहेगा, उसके बाद लॉयर का फीस जो है वो कॉस्ट वो आप मेंबर्स को देना पड़ेगा। और जो लॉयर और जो मतलब यानी हैरेसमेंट हुआ है, टाइम, मनी, एनर्जी, ये सारे चीज़ें जस्ट बिकॉज टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजिंग कमेटी शुड अंडरस्टैंड दिस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ बिकॉज दे आर नॉट अबव द लॉ। करेक्ट। ये एक चीज़ हो गया। एक सेकेंड उदाहरण दूंगा कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जब आप एजीएम कॉल करते हैं, यू हैव टू गिव अ 14 days प्रायर नोटिस, और उसके साथ में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चीज़ें आपको सर्कुलेट करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओ एंड फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 28। ये सारे चीज़ें आपको सर्कुलेट करना पड़ता है, मैनेजिंग कमेटी को सर्कुलेट करना पड़ता है, आपको ये एजीएम में लोगों के सामने रखना पड़ता है फॉर डिस्कशन। मैनेजिंग कमेटी क्या करती है, लोगों को तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को फाइल भी नहीं करती है और मतलब यानी लोगों के सामने एजीएम में लाती भी नहीं है ताकि उस पर किसी किस्म की चर्चा हो। तो दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द मैनेजिंग कमेटी। अगर वो वायलेट करते हैं तो वो सेक्शन 82 का वायलेशन होता है, सेक्शन 82(4) का वायलेशन होता है, और अगर ये साबित हो जाता है तो द मैनेजिंग कमेटी कैन बी डिस्क्वालिफाइड, debarred for a period of
between 6 months to 6 years. यस, ये एक प्रेजेंट केस है, वो भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ आरटीआई फाइल करके उनसे लिखित रूप में सर्टिफाई करवा के मैंने ये रिस्पॉन्स लिया कि द रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। इसके अलावा जो इसका जो आगे का जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर, जिसको हम DSA कहते हैं, वहाँ पर भी मैंने आरटीआई फाइल करके वो उनसे लिखित रूप में सर्टिफाई करवा के लिया कि वहाँ पर भी फाइल इन्होंने ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोलिए, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोलिए, ना इन्होंने AGM में रखा फॉर डिस्कशन, और ना इन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किया, ना वो DSA के यहाँ पहुँचा। तो ये एक ग्रॉस वायलेशन है। अगर मैनेजिंग कमेटी ये करती है तो हर मेंबर को ये समझने की ज़रूरत है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ टू बी प्लेस इन दी AGM, उस पर डिस्कशन करिए और उसके बाद फिर वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ऑडिट रिपोर्ट के साथ में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन फॉर्म O, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 28 के तहत वो फाइल करें, ताकि मामला सही तरीके से एज़ पर लॉ सोसाइटी रन करे। यस, एज पर लॉ हर किसी को चलना चाहिए, सोसाइटी को, मैनेजिंग कमेटी को तो बिल्कुल चलना चाहिए, ताकि कुछ भी उलझन किसी को कुछ नहीं आए और कॉपरेशन रहे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। आज के लिए इतना ही। मेरे इन नंबरों पर आप, यदि आपको इसे PPT चाहिए तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 9920378133। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप रिक्वेस्ट करें। और यदि हमारे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सअप ग्रुप से, तो इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें ये सब तरह के इस तरह के वीडियो आते हैं, जिसमें आप अवेयर और एजुकेट हो सकें। और अधिक जानकारी के लिए हम हमारे नंबर दिखा रहे हैं। रमेश प्रभु जी की पूरी टीम आपको मदद करने के लिए तैयार है। नीचे नंबर्स और हम अंधेरी ऑफिस का एड्रेस भी दिखा रहे हैं। और अफजल साहब, आपका भी नंबर शेयर कर दें ताकि लोग 9820490435। यस, आप इनको भी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं यदि आपके कुछ इश्यूज़ हो। और प्रभु से खास बात में आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा प्रभु से खास बात रिकॉर्डेड एपिसोड है, तो ज़रूर हम मोहम्मद अफजल साहब तक वो चैट बॉक्स पहुँचाएँगे, जो आप जो सवाल करेंगे उन तक, ताकि उनको वो जवाब दे सकें। और अगले हफ्ते फिर एक नए स्पीकर को लेकर आएंगे नए विषय पर, जिस पर आप अवेयर हो, एजुकेट हो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आप सुनील शर्मा को, आपके होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।